हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये हमारा पीवाईपी पेपर 11 ये रहेगा। यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। और गाइस, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप सभी को बताइए ये आपका जो पेपर रहेगा बेसिकली ये जो एग्जाम हो ये आपकी 20 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में इसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे हम आपको एक बार वापस से बता दे रहे हैं, 110% आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वापस से पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस शानदार वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। इंडियन क्रिकेट के जो जनक है या फाउंडर है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो भारतीय क्रिकेट के जो जनक है इनका नाम क्या है? इनका नाम है रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह ये भारतीय क्रिकेट के जनक है, याद रखिएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज, भारतीय क्रिकेट का जो जनक है ये रणजीत सिंह को कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर रणजी जो ट्रॉफी है इसका नाम रखा गया है। रणजी ट्रॉफी क्या है? तो ये घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है और अन्य घरेलू क्रिकेट अगर टूर्नामेंट की हम बात करें तो इसमें आपका एक आता है विजय हजारे ट्रॉफी जो कि यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा और आता है दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये सारी जो हैं क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफियाँ हैं घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो इनमें से जो ग्रंथि है इंसुलिन पैदा करती है, ये जो ग्रंथि है ये अग्नाशय या पैंक्रियास ग्रंथि है जो कि इंसुलिन पैदा करती है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लेंगरहैंस की जो दीपिका होती है इसके बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है और ये जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया जो है इसको नियंत्रित करता है। इसके अलावा गाइस, इसके जो अल्प स्त्रवन जो होता है इससे मधुमेह और अति स्त्रावन जो होता है इससे हाइपोग्लाइसीमिया जो बीमारी है या रोग है ये इससे होता है। इंसुलिन की अगर अपन बात करें कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की जो खोज की थी ये फ्रेडरिक बैटिंग के द्वारा की गई थी और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने 1921 में, यहाँ पर आप याद रखिएगा, फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने 1921 में इसकी खोज की थी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक कहा जाता है ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इनको कहा जाता है और लॉर्ड मिंटो ने 1909 में मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम था इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया था ये 1909 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। तो नाम से ही क्लियर है, इसी के नाम पर यह अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? भारत का जो राष्ट्रगान है ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया। और ये जो अगर अपन बात करें राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान जो भारत का यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर। देखिए, विश्व प्रसिद्ध कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है ये जन गण मन गीत। इसको 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो है अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। तो याद रखिएगा, हिंदी संस्करण में इसको बेसिकली अपनाया गया था। तो यहाँ पर आपको इतनी सी चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी कि डाकयार्ड थी? तो ये थी लोथल में। लोथल आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब ये जो लोथल आता है ये गुजरात अहमदाबाद जिले में आता है और यहाँ पर ये जो नदी है भोगवा नदी करके है, यहाँ पर भोगवा नदी, इसके किनारे ये जो लोथल है ये हड़प्पा स्थल स्थित है। और इसे गाइज लघु हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो भी इसको कहा जाता है। यहाँ 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण मिलता है। यहाँ से विश्व का जो प्राचीनतम जहाज़ों की गोदी यानी कि जिसको गोदीबाड़ी कहा जाता है या फिर डॉकयार्ड इसको कहा जाता है, तो इसके जो अवशेष है यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम है BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा, संविधान की जो प्रमुख समितियां हैं इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यही बना है। मसौदा समिति अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर अपन बात करें कि पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, ये किसके अध्यक्ष थे किस समिति की? तो संघीय समिति थी, संघीय समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बात करें अगर राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद थे
किस समिति के अध्यक्ष? राष्ट्रध्वज जो संबंधित तदर्थ समिति थी इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा अगर अपन बात करें जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये प्रांतीय जो संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मसौदा समिति जैसा कि क्लियर है, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से के डेस होता है। तो स्लाइडिंग घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण के से छोटा होता है। यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है छोटा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक यानी मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं? तो ये प्रोक्योर्ट्स में नहीं होते, याद रखिएगा प्रोक्योर्ट्स में ये बेसिकली नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? इसको मत्स्यासन बोला जाता है। योगासन या योग में जो मछली की मुद्रा करने वाला योग है इसको बेसिकली मत्स्यासन बोला जाता है। नाम से ही क्लियर है, मछली की मुद्रा मत्स्यासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी फसल रबी की है? अब रबी की फसल, यहाँ पर आपको दो अलग अलग चीज़ें याद रखनी है। देखिए भारत में बेसिकली 3 तरह की जो फसलें हैं ये उगाई जाती हैं। एक है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद की फसल। अब यहाँ पर इसका टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है। देखिए बेसिकली रबी की जो फसल है ये जो उगाई जाती है ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है, क्लियर है। और इसके अलावा मार्च और अप्रैल वाला जो महीना है इसमें इसकी कटाई की जाती है, क्लियर है। तो इस तरह की चीज़ें। खरीफ की फसल की बात करें तो जून जुलाई अगस्त में बोई जाती है और उधर अक्टूबर नवंबर के मध्य में काटी जाती है ये। इसी तरह जायद की जो फसलें हैं ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और बेसिकली 2-3 महीने बाद ही काट ली जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों फसलें हैं, याद रखिएगा। अगर अपन इन फसलों में भी बात करें कि ये जो फसलें हैं रबी जायद और खरीफ, तो इनमें भी कौन सी फसलें किसके अंतर्गत आती है ऐसा अगर आप याद रखना चाहें तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें रबी की फसल की, तो रबी की जो फसल है इसमें गेहूँ, चने, मसूर, है ना, और सरसों, इस तरह की जो फसलें हैं ये रबी की फसलें। इसके अलावा सोयाबीन, मक्का, धान, ये जो है ये बेसिकली खरीफ की फसलें हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो रबी की फसल दे रखा है ये बाजरा आपका हो जाएगा। बाकी चावल, मक्का और ज्वार ये जो है खरीफ की फसल है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। यहां पर देखिए निम्न में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो ये जो देश है इसका नाम थाईलैंड है। थाईलैंड देश जहां पर सफेद हाथी पाए जाते हैं। तो सफेद हाथियों की भूमि कौन सी है? थाईलैंड हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो देश हैं जिनके प्रसिद्ध उपनाम है वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इंडिया से रिलेटेड बनता है भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इनके अलग अलग उपनाम भी है। तो हम आपको कवर करवा दें 1 to 1। देखिए सफ़ेद हाथियों की भूमि को थाईलैंड कहते हैं, क्लियर है। इसके अलावा लैंड्स ऑफ मिडनाइट यानी मध्य रात्रि का जो देश है या आधी रात का जो देश है इसको क्या कहा जाता है? इसको नॉर्वे बोला जाता है, नॉर्वे। इसके अलावा भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को बोला जाता है। लिली का देश किसे कहा जाता है? लिली का देश, तो ये कहा जाता है कनाडा को, कनाडा। इसके अलावा मोतियों का द्वीप जो कहा जाता है ये बहरीन को कहा जाता है, बहरीन को। इसके अलावा श्वेत शहर भी एक है, श्वेत शहर करके उपनाम है। ये किसका उपनाम है? ये बेलग्रेड का, बेलग्रेड, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है बुक्सा बाघ अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा अगर अपन बात करें और भी अभ्यारण्य की, जैसे कि पश्चिम बंगाल में कौन सा हो जाएगा? बुक्सा बाघ अभ्यारण्य। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर असम की, तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है नामेरी बाघ अभ्यारण्य, नामेरी बाघ अभ्यारण्य। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी पाकोई बाघ अभ्यारण्य है। इसके अलावा और भी सारे स्टेट है जहाँ पर अलग अलग हैं, तो देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो गरीबी रेखा की जो गणना करता है भारत में ये कौन सा संगठन करता है? तो ये करता है NSSO, नस्सो, आपको याद रखना है NSSO। तो याद रखिएगा NSSO आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में निर्धनता यानी कि गरीबी रेखा का जो आकलन है समय समय पर प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रदर्शित जो सर्वेक्षण है इसके माध्यम से किया जाता है। और ये जो सर्वेक्षण संगठन है जिसका नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, NSSO, नेशनल
सिंपल सर्वेक्षण या सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये कराया जाता है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, आप सभी को पता ही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई जो नौरोजी है भारत के पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। गाइस 1866 में इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था और जिससे इंडिया जो पत्रिका है ये निकली थी। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, एक तो रहे थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, इसके अलावा 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसमें। तो 3 बार बेसिकली ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, याद रखिएगा। और एक और यहाँ पर चर्चित इनका एक क्वेश्चन बनता है गाइस, अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, धन के बहिर्गमन यानी निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी पुस्तक एक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आयोजित हुए थे दक्षिण कोरिया में, याद रखिएगा दक्षिण कोरिया आपका डी ऑप्शन। कब हुए थे? तो ये हुए थे 2018 में, 2018 में ये हुए थे, क्लियर है। और ये दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, प्योंगचांग जो शहर है यहाँ का, यहाँ पर ये आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा अगर अपन और भी स्टेडियम की बात करें, जैसे कि चाइना में कौन सा स्टेडियम है? तो यहाँ पर बीजिंग स्टेडियम है। कनाडा में कौन सा है? कनाडा में है कॉमनवेल्थ स्टेडियम, है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें इंडोनेशिया की, तो गिलोर बंग कार्नो स्टेडियम है यहाँ पर। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेडियम है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में पोर्टफोलियो जो प्रणाली प्रथमतः लागू की थी लॉर्ड कैनिंग, आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक इनको कहा जाता है। और इन्होंने गाइस अल्फा और बीटा जो किरण है इनकी खोज की थी। आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत इन्होंने किया था। थोरियम से निकलने वाले विकिरणों का जो अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप निष्क्रिय जो गैस थोरोन की थी इसकी खोज हुई और रेडान को समझतानी की है बेसिकली है। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बनता है। महानदी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर है, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा और भी जैसे कि यहाँ पर आपको अलग अलग नदियाँ दे रखी है, जैसे कि कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। इसके अलावा आपको कावेरी दे रखा है यहाँ पर, इसके अलावा गोदावरी, महानदी। तो यहाँ पर हम फेमस बता दें, देखिए यहाँ पर एक तो हो गया हीराकुंड बांध, दूसरा हमने बता दिया आपको नागार्जुन सागर परियोजना। इसके अलावा एक है इडुक्की परियोजना, ये किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है केरल में। इसके अलावा सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है और कहाँ पर है? गुजरात में। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया? तो ये ज्ञान देव के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर टेर्रे पद किस खेल या स्पोर्ट्स खेल से रिलेटेड है? तो ये कुश्ती से हो जाएगा आपका संबंधित, कुश्ती आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी आपसे पूछा गया है, तो उरुग्वे की राजधानी हो जाएगी मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोंटेवीडियो ये उरुग्वे की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर क्योटो, ब्यूनोस आयरेस और कैरगस अलग अलग दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, जैसे कि उरुग्वे तो यहाँ पर हो गया, और भी देश हम बता दें इसी के लेवल के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो देश है इसका नाम सूरीनाम, एक देश है सूरीनाम करके। तो सूरीनाम की जो राजधानी है ये परामारिबो है, परामारिबो। इसके अलावा बोलीविया की जो राजधानी है ये लापाज है, लापाज। और गुयाना, एक आपको पता होगा गुयाना के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए थे भारत में। तो गुयाना की जो राजधानी है ये है जॉर्ज टाउन। इस तरीके से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी जो स्थापना थी ये 1973 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में स्थित है। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम कवर करवा चुके हैं। और ये जो है देश के अंदर खेल को नियंत्रित करता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट है इसका भी आयोजन ये करता है।
अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में किया गया? चार्टर अधिनियम 1853 के तहत ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको आर्द्रता, बेसिकली ह्यूमिडिटी बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता को जो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है सोपानी प्रभाव को, बेसिकली ये दर्शाता है। जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होगी तो यह सोपानी जो प्रभाव है इसको बेसिकली दर्शाता है। निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आपका करेक्ट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसमें मनुष्य नहीं रहते हैं। क्लियर है? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान बेसिकली करता है। इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी माना जाता है। अंटार्कटिका को क्वेश्चन बन सकता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका हो जाएगा। इस महाद्वीप पर आपको याद रखना है मनुष्य निवास नहीं करते, नहीं रहते हैं। गाइज इसका जो 98% भाग है अंटार्कटिका महाद्वीप का, ये जो है सदैव बर्फ से ढका रहता है 98%। ओनली 2% जो भाग है यही खुला रहता है, बाकी 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। हिमाच्छिद रहने के कारण श्वेत महाद्वीप इसको कहा जाता है। निम्न में से कौन भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? कौन से? तो भारत के जो पुराने सिक्के थे, पंच चिन्हित सिक्के थे भारत के सबसे पुराने सिक्के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? ये जो दिया गया था, ये दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को। 1857 का जो विद्रोह हुआ था आप सभी को बताइए, 1857 का। इसके बाद में 1858 तक भारत सरकार अधिनियम भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बेसिकली बना था। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के जो शासन था इसको कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश काउन को सौंप दिया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन जो प्रणाली थी इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में विहिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है? तो ये संसदीय प्रथा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये जो अधिवेशन था ये कौन सा था? ये था बेलगाम सम्मेलन या बेलगाम अधिवेशन 1924 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कर्नाटक के बेलगाम में ये अधिवेशन आयोजित हुआ था। और ये जो अधिवेशन था गंगाधर राव देश पांडे थे, इनके प्रयासों के कारण बेलगाम में आयोजित हुआ था। और ये गांव में होने वाला एकमात्र ये अधिवेशन था कांग्रेस का, जो कि गांव में हुआ था किसी, और एकमात्र अधिवेशन था ये जिसमें गांधी जी पहली और आखिरी बार राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है INC इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ये अध्यक्षता इन्होंने की थी। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो ये बेरन द्वीप हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बेरन द्वीप भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बेरन का अर्थ है बंजर, जहां कोई भी मानव अथवा जीव जो है ये अधिवास नहीं करता है, इसी जगह को बोला जाता है बेरन। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहला जाता है? तो उनको बोला जाता है एक मुश्त कर, इनको हम बोल सकते हैं एक मुश्त कर। आपको यहां से करेक्ट आंसर क्लिक करना है। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा ये होती है। गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? इनका नाम है महात्मा गांधी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है ये हुआ था 1931 को 1931। ये 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर तक चला था, 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में ये बेसिकली आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने किया था। तो याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति का अध्यक्ष किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। संघीय जो शक्ति समिति थी इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर।
वित्त व स्टॉक जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम है के.एम. मुंशी। तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो ये एस्टर में आती है। एस्टर जो रसायन में इसमें फल की सुगंध आती है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया, आपको याद रखना है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी जो स्थापना है 1920 में की गई थी बंबई में। इसकी स्थापना का जो मूल कारण था यह 1919 को ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के प्रेरणा से हुई थी बेसिकली। और इसके संस्थापक कौन थे? एन.एम. मुंशी यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैसिस्टा है, और महामंत्री थे दीवान चमनलाल। तो इनका भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व किया था ये किया था वासुदेव बलवंत फटके ने। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे कम घना जो ग्रह है इसका नाम शनि है। शनि यहाँ से करेक्ट आंसर है। देखिए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये शनि, और इसकी विशेषता क्या है? इसके तल के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। आकाश में पीले तारे के समान ये दिखाई पड़ते हैं, और इसका जो घनत्व है सौरमंडल के सभी ग्रहों और जल से भी कम होता है, इसीलिए इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन, आपको बताइए। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ये है टाइटन, याद रखिएगा। किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? 1937 में हुई थी। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त ऑफर कब हुआ था? तो अगस्त जो प्रस्ताव या अगस्त ऑफर हुआ था, ये अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में। 1940 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को, इन्होंने अपने अगस्त प्रस्ताव को घोषित किया था। और इस प्रस्ताव के जो मुख्य प्रावधान थे ये कौन कौन से थे आप ध्यान रखिएगा। पहला हम बताते हैं, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा था, युद्ध संबंधित विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। तो ये 2 बेसिकली प्रस्ताव इसके लिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो ये कनाडा का हो जाएगा। कनाडा करेक्ट आंसर है। कनाडा की जो तटरेखा है विश्व में सबसे लंबी है। इसकी जो कुल लंबाई है ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। 20 यहाँ पर 2,02,080 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है जो अटलांटिक और प्रशांत जो महासागर सागर है इससे घिरी हुई है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? एंटीबॉडीज उत्पन्न होती है। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? आप सभी इनको पहचानते ही हैं, इनका नाम हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राजा राम मोहन रॉय का प्रयास से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में माफ कीजिएगा सती प्रथा को समाप्त कर दिया। और बेटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित बेसिकली कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? तो ये सवाधान टीला है। सवाधान टीला होता है स्तूप। क्लियर है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। ढेर इसको कहा जाता है। और एक गोल टीला के आकार की संरचना होती है। इसका जो प्रयोग है पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है, तो इनको बोला जाता है स्तूप। निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो ये नॉर्वे का हो जाएगा। यहाँ पर 2019 का पेपर हम कवर कर रहे हैं, तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा आपका ये कितना पुराना जो करंट का क्वेश्चन बना है। अगर अपन बात करें 2022 में, तो 2022 में नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ये आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है भारत के राज्यों में, उत्तर प्रदेश की। मुद्रा आपूर्ति में M1 घटक निम्न में से क्या है? तो ये मुद्रा प्लस जमा राशियां होता है। मुद्रा प्लस जमा राशियां आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई? तो ये जो की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, एमएसपी की गई न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, इसको बोला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा दिए, इनमें से आपने कितना स्कोर किया है जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपसे एक और चीज़ है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लगातार हम आपके लिए PYQs आपको कवर करवा रहे हैं हम, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आपको हम दे रहे हैं। तो आप सभी ज़्यादा टाइप करें कि किस टाइप के आप चाहते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज भी चाहते हैं तो टॉपिक वाइज भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको भी स्टार्ट करवा देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे और भी एग्जाम के लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।